हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 99%। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर, 50%, 75%, 90% या 99%। मानव शरीर में जल की मात्रा, जिसने जवाब दिया है 75 यानी कि 75% बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो होती है 75%। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी लीवर में और ऑप्शन डी किडनी में। बताइए जल्दी से, मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या किडनी। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पचता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर या किडनी। जिसने छोटी आंत जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य शरीर का अधिकतम भोजन कहाँ पर पचता है, छोटी आंत के अंदर पचता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए हथेली, ऑप्शन बी तालू, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी कोहनी। बताइए जल्दी से, मानव शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर पाई जाएगी, हथेली, तालू, पैर या कोहनी। तालू का मतलब होता है हमारे जीभ का ऊपर वाला जो भाग होता है, जहां पर जीभ टच होती है वो तालू कहलाता है। आप टच करके मत देखिए तालू को, मुझे पता है आप टच कर रहे हो। तो जिसने तालू जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है, जो हार्ड त्वचा होती है या सख्त त्वचा होती है वो तालू पर होती है। तालू मुंह के अंदर होता है, जीभ के ऊपर वाला भाग तालू कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग ब्रेस्ट, फ्लेमिंग या टीवार्थ। बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, बेटिंग ब्रेस्ट, फ्लेमिंग या टीवार्थ। जिसने जवाब दिया है इंसुलिन की खोज बेटिंग ब्रेस्ट ने की थी, बिल्कुल सही जवाब है। जो इंसुलिन के खोज करता थे वो कौन थे, बेटिंग ब्रेस्ट थे। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है जो शरीर के रक्त के अंदर पाया जाता है और रक्त की शर्करा की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। कहाँ से स्रावित होता है, ये हमेशा स्रावित होता है अग्नाशय से। कहाँ से स्रावित होगा, अग्नाशय से नहीं, अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है ये, अग्नाशय से, हाँ अग्नाशय से तो स्रावित होता है, बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला सवाल देखिए, साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए कीटोसिस, ऑप्शन बी साइक्लोसिस, ऑप्शन सी फेगोसिस और ऑप्शन डी पोरोसिस। बताइए जल्दी से, साइटोप्लाज्म की गति क्या कहलाएगी, कीटोसिस, साइक्लोसिस, फेगोसिस, पोरोसिस। ऑप्शन बी, जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है साइक्लोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। जो साइटोप्लाज्म की गति है वो क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, साइक्लोसिस के नाम से जानी जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर किसमें परिवर्तित हो जाती है। मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर वसा किसमें परिवर्तित हो जाती है, बताना है आपको। ऑप्शन ए प्रोटीन में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी रक्त में और ऑप्शन डी हमारा होगा वसा अम्ल में। बताइए जल्दी से, मानव शरीर में वसा का पाचन होने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन में, जल में, रक्त में या वसा में। जो वसा होती है वो शरीर में पाचन होने के बाद में किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वसा अम्ल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो वसा का पाचन वसा अम्ल के अंदर होगा। अगला सवाल देखिए, कोशिकीय ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कोशिकीय ऊतकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि क्या कहलाती है। संयोजन, संलयन, टिश्यू कल्चर या अभिरंजन। बताइए जल्दी से, संयोजन, संलयन, टिश्यू कल्चर या अभिरंजन।
कोशिकीय उत्तकों की कृत्रिम माध्यम में वृद्धि। जिसने जवाब दिया है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन, बिल्कुल सही जवाब है। क्या जवाब होगा इसका? टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। तो कोशिकाओं को जब हम कृत्रिम रूप से उत्तकों को जब हम कृत्रिम रूप से संवर्धित करके उनकी वृद्धि करते हैं तो वो अवस्था हमेशा क्या कहलाएगी? वो अवस्था हमेशा कहलाएगी टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। अगला सवाल है, मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम बताना है आपको। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी लाइगेज और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लाइपेज, लाइगेज या कोई नहीं। ए, बी, सी या डी बताइए, मानव लार में कौन सा पाया जाएगा? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है टाइलिन, बिल्कुल सही जवाब है। मानव लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? टाइलिन होगा। टाइलिन नामक एंजाइम मानव लार में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए स्ट्रोसबर्गर, ऑप्शन बी टोबेट बोन, ऑप्शन सी नोगेली और ऑप्शन डी सोर्सन। बताइए जल्दी से, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? स्ट्रोसबर्गर, टोबेट बोन, नोगेली या सोरेनसन या सोर्सन। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है स्ट्रोसबर्गर, बिल्कुल सही जवाब है। स्ट्रोसबर्गर बिल्कुल सही जवाब है। समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता कौन थे? यह डिस्कवर किया था स्ट्रोसबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। अगला सवाल पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 से 5 दिन, ऑप्शन सी 5 से 10 दिन और ऑप्शन डी 21 दिन। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2 या 3 स्लाइड्स मैंने वापस से इंक्लूड की है, बाकी सारी की सारी न्यू हैं। तो ऐसा ना सोचे कि पुरानी क्लास चल रही है, न्यू क्लास है बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल, जिसने आंसर दिया है 5 से 10 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल होगा वो कितने दिन का होगा? 5 से 10 दिन का होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा एंजाइम का गुण नहीं है? एंजाइम का गुण नहीं है। ऑप्शन ए यह प्रोटीन है, तो ये तो गुण है इसका। ऑप्शन बी रासायनिक क्रियाओं की वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है। ऑप्शन सी अधिक ताप पर समाप्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और ऑप्शन डी रासायनिक क्रिया के बाद समाप्त हो जाता है, तो ये रासायनिक क्रिया के बाद में समाप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा गुण नहीं होगा? रासायनिक क्रिया के बाद में हमारे एंजाइम जो होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी लगाना है, उससे आप सवाल को सही कर सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका के बाहर की जो झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, उसके द्वारा तरल पदार्थों का अपने अंदर लेना कहलाता है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस या फिर कोई नहीं। बताइए जल्दी से। हाँ, मुझे पता है क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीटेड इसीलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है यहाँ पर। बताइए जल्दी से, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा तरल पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाएगा? जिसने जवाब दिया है पिनोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। पिनोसाइटोसिस क्रिया क्या होती है? पिनोसाइटोसिस क्रिया कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है, जिसमें वो क्या करती है, तरल पदार्थ को क्या कर लेती है, पी जाती है। पीना है इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीनो। इससे ध्यान रख लेना, तरल पदार्थ का जब क्रियाविधि पूछी जाएगी आपसे तो पिनोसाइटोसिस करना है। तरल पदार्थ को कोरिलेट करके याद कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि तरल को ही पी सकते हैं और पीने से याद आ जाएगा आपको पिनोसाइटोसिस। अगला सवाल देखिए क्या है, निर्जलीकरण की अवस्था में मनुष्य शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पीछे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निर्जलीकरण की अवस्था में मनुष्य शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए जल की, ऑप्शन बी नमक की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों की और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। निर्जलीकरण को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, डिहाइड्रेशन कहते हैं इंग्लिश में। बताइए, जिसने सी जवाब दिया है ऑप्शन ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। जब निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उस अवस्था में क्या होगा, मनुष्य के शरीर में जल और लवणों की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? जल और लवणों की कमी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, जीवाणु नाम किसने दिया था? जीवाणु नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए बेंजरिक ने, ऑप्शन बी
इहरेनबर्ग ने, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक ने, और ऑप्शन डी है हमारा बोवेरी। तो जीवाणु नाम किसने दिया था बताइए जल्दी से, बेंजरिक ने, इहरेनबर्ग ने, ल्यूवेनहॉक ने या बोवेरी ने। बारिश भी हो रही है आज थोड़ी सी, तो हो सकता है साउंड में आपको आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इहरेनबर्ग जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणु को जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे इहरेनबर्ग। कौन थे? इहरेनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था। और ये जो जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था ये उन्होंने 1829 में 1829 में दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में दिया था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बीजीए और ऑप्शन डी होगा हमारा नीमेटोड। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जल व स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी बीजीए और ऑप्शन डी नीमेटोड। आंसर बताइए इसका। जिसने ए जवाब दिया है एम्फीबिया बिल्कुल सही जवाब है। जल व थल दोनों पर रहने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? एम्फीबिया नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल देखिए। मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी लेक कल्चर, ऑप्शन सी है हमारा एपीकल्चर और ऑप्शन डी है एक्वाकल्चर। बताइए जल्दी से। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने सी ऑप्शन जवाब दिया है एपीकल्चर बिल्कुल सही जवाब है। मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि क्या कहलाती है? मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक विधि एपीकल्चर के नाम से जानी जाती है। एक्वाकल्चर हो जाएगा मछलियों को पालना। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन का पाचन नहीं होगा? निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भोजन का पाचन नहीं होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी प्रोटीन। बताइए जल्दी से किसकी कमी होने पर शरीर में भोजन का पाचन नहीं होगा? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन या प्रोटीन। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एंजाइम बिल्कुल सही जवाब है। एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है? भोजन का पाचन नहीं होगा। जिसने एंजाइम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो भोजन का पाचन होगा वो एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो उसकी अनुपस्थिति में भोजन का पाचन हमारे लीवर या पेट या स्टोमच में नहीं होगा। अगला सवाल देखिए। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ बताना है आपको। यूरिया, यूरिक अम्ल, दोनों या कोई नहीं। केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ। जिसने जवाब दिया है यूरिया बिल्कुल सही जवाब है। जो केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है। तो केंचुए का उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए। यूरिया का उत्सर्जन नेफ्रेडिया से होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए मेलपिगियन नलिकाएं, ऑप्शन बी है हमारा एंटीना, ऑप्शन सी है उदर और ऑप्शन डी कोई नहीं। निम्न में से कौन सा अंग कीटों का उत्सर्जन अंग है? बताइए जल्दी से। कीटों का उत्सर्जन अंग बताना है आपको। मेलपिगियन नलिकाएं, एंटीना, उदर या कोई नहीं। जिसने मेलपिगियन नलिकाएं जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कीटों का उत्सर्जन अंग होता है वो क्या कहलाता है? मेलपिगियन नलिकाएं कहलाता है। क्या कहलाएगा? मेलपिगियन नलिकाएं कहलाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए KI इंडेक्स, ऑप्शन बी RI इंडेक्स, ऑप्शन सी PI इंडेक्स और ऑप्शन डी SI इंडेक्स। बताइए जल्दी से। केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के आयतनों के अनुपात को। जिसने जवाब दिया है KI इंडेक्स बिल्कुल सही जवाब है। KI इंडेक्स को हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। KI इंडेक्स को हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है? यह इंडिकेट करता है कोशिका द्रव व केंद्रक द्रव के आयतन के अनुपात को। अगला सवाल देखिए।
ऊंट का कुबड़, जो ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन बी वसामय उत्तक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। वसा कौन सा होगा? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होगा? संयोजी उत्तक का, वसामय उत्तक का, दोनों का या कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है वसामय उत्तक, बिल्कुल सही जवाब है। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है? ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ वसामय उत्तक का बना होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है? मानव हृदय या मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस प्रकार की पेशी है? ऑप्शन ए रेखित पेशी है, ऑप्शन बी संयोजी पेशी है, ऑप्शन सी अनैच्छिक पेशी है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है बताना है आपको। मानव हृदय किस प्रकार की पेशी है? रेखित, संयोजी, अनैच्छिक या उपरोक्त सभी। जिसने डी जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो मानव हृदय की जो मानव हृदय क्या होता है, पहले तो मानव हृदय बता देता हूं आपको। एक पेशी होती है, ये एक रेखित, संयोजी और अनैच्छिक पेशी होती है। इसको आप अपनी इच्छा से रोक नहीं सकते हो। ये रेखित होती है और संयोजी होती है। संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी होती है, रेखित होती है और अनैच्छिक होती है। आप अपनी इच्छा से हृदय की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते या नियंत्रित नहीं कर सकते हो। तो समझ गए, हृदय जो पेशी है वो कौन सी होगी? रेखित, संयोजी और अनैच्छिक होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृक्ष का, झाड़ियों का, ए और बी दोनों का और कोई नहीं। बताइए डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा? वृक्षों का अध्ययन किया जाएगा, झाड़ियों का किया जाएगा या ए व बी दोनों का किया जाएगा? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन सी वाला वृक्षों का और झाड़ियों का, बिल्कुल सही जवाब है। जो विज्ञान की जो डेंड्रोलॉजी शाखा होती है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? वृक्ष का अध्ययन करते हैं, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। तो ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल ध्यान से सुनना। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है, यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी आमाशय में। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ग्लाइकोजन परिवर्तित होगा, जब अधिक मात्रा में ग्लूकोज होगा तो ग्लाइकोजन कहाँ पर परिवर्तित होगा? अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में या आमाशय में? बताइए जल्दी से। ऑप्शन दी अग्नाशय, यकृत, हृदय या फिर आमाशय। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जिसने ऑप्शन बी यकृत जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की अधिक मात्रा है वो अधिक मात्रा जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगी तो वो कहाँ पर होगा? यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होगी? यह क्रिया यकृत में संपन्न होगी। कहाँ पर संपन्न होगी? यकृत के अंदर संपन्न होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना कहलाता है। इससे पहले मैंने बताया था प्लाज्मा झिल्ली का तरल पदार्थ जब अंदर लेंगे तो तरल पदार्थ आप सब लोग जानते हो, तरल पदार्थ को खाया नहीं जाता, उसको पिया जाता है। तो पीने से आप समझ सकते हो पिनोसाइटोसिस। और यहाँ पर फिर अगला सवाल पूछा है कि प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ, तो ठोस पदार्थ को तो पी नहीं सकते हैं, उसको तो खा ही सकते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन दीजिए ए बी सी डी। जवाब दीजिए जल्दी से, ए बी सी या डी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है फेगोसाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेना क्या कहलाएगा? फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं ये दोनों ही क्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस कहलाती है। ऑप्शन सी वाला। तो एंडोसाइटोसिस को दो भागों में विभाजित किया गया है। एंडोसाइटोसिस की अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी भी पदार्थ का, चाहे वो तरल हो, ठोस हो, अर्धठोस हो, किसी भी पदार्थ का अपने अंदर लेना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। फिर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है जिसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब ठोस पदार्थ लेगी तो फेगोसाइटोसिस और जब तरल पदार्थ लेगी तो पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसके पाचन में सहायक होती है? मानव मुख में पाए जाने वाली लार
किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी वसा। बताइए जल्दी से। मानव मुख में पाए जाने वाली लार किसका पाचन करती है? या वैसे पाचन तो वो और भी तत्व का करती है, लेकिन उसका जो मुख्य काम होता है वो किसका पाचन करना होता है, ये बताना है आपको। स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। जिसने स्टार्च जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में जो स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है वो मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मुख के अंदर क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। लार को इंग्लिश में सलाइवा बोला जाता है और इसके अंदर टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपको आंसर देना है कि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले मुख में क्या पचना चालू हो जाती है? स्टार्च पचना चालू हो जाती है। तो ये इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए बेंजरिक, ऑप्शन बी है विजमैन, ऑप्शन सी है ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन डी है बोवेरी। बताइए जल्दी से। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बेंजरिक, विजमैन, ल्यूवेनहॉक या बोवेरी? जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसने जवाब दिया है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1875 में। 1875 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके बाद में इन्होंने सन 1880 के समथिंग इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी वो इन्होंने 1675 में की थी। कब की थी? 1675 में की थी, क्योंकि 1665 में तो जीवित कोशिका की खोज हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और फिर उसके बाद में 1675 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी और फिर 1683 में इन्होंने जीवाणु की खोज करी थी। 1683 में। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है वहां पर। अगला सवाल देखिए क्या है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर लेना कहलाता है। बता चुका हूं मैं आपको पहले। जवाब दीजिए। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या कोई नहीं। किसी भी पदार्थ को वो अंदर ले रही है तो क्या कहलाएगा? जिसने जवाब दिया है एंडोसाइटोसिस बिल्कुल सही जवाब है। एंडोसाइटोसिस में तरल, ठोस, द्रव कोई सा भी हो सकता है। पिनोसाइटोसिस में सिर्फ तरल होगा और फेगोसाइटोसिस में सिर्फ और सिर्फ ठोस होगा। अगला सवाल देखिए। लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन है। बताइए जल्दी से। लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन। ऑप्शन ए इंसुलिन, बताइए जल्दी से। इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। लैंगरहैंस द्वीप समूह से स्रावित हार्मोन इंसुलिन, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन। जिसने जवाब दिया है इंसुलिन बिल्कुल सही जवाब है। जो लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह भी बता दीजिए कहाँ पर होते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। लैंगरहैंस द्वीप समूह जो पाए जाते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं और अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ही इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि के अंदर लैंगरहैंस द्वीप समूह के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा हृदय और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा रक्त। बताइए जल्दी से। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? लीवर, फेफड़ा, हृदय या रक्त? जिसने लीवर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। ऑप्शन ए जिसने जवाब दिया है लीवर बिल्कुल सही जवाब है। लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए। मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके द्वारा होता है? मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? ग्लूकोज होती है या शर्करा होती है। उसका उपापचय या पाचन समझ सकते हो आप, या अपघटन भी समझ सकते हो। अपघटन तो नहीं होगा, पाचन कह सकते हो आप उसको। किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन द्वारा।
बताइए कार्बोहाइड्रेट उपापचय किसके द्वारा होगा? इंसुलिन के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या कार्बन द्वारा? जिसने जवाब दिया है इंसुलिन द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होती है? एक प्रकार की ग्लूकोज शर्करा होती है और उसको पचाने या पाचन करने का कार्य क्या करता है? इंसुलिन करता है। तभी तो जब मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस समय रक्त में शरीर के रक्त में क्या हो जाता है? शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है और उस कंडीशन में उसको इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं क्योंकि वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण है। ऑप्शन ए संयोजी उत्तकों का ज़्यादा होना, ऑप्शन बी वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, ऑप्शन सी है हमारा रक्त का ज़्यादा होना और ऑप्शन डी है अस्थि का ज़्यादा होना। तो बताइए जल्दी से, एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का क्या कारण होगा? संयोजी उत्तकों का ज़्यादा होना, वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, रक्त का ज़्यादा होना या अस्थि का ज़्यादा होना? ABCD, सिर्फ ABCD लिख दीजिए। जिसने जवाब दिया है वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना, बिल्कुल सही जवाब है। एक मोटे मनुष्य में मोटापा होने का कारण क्या होता है? वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना। वसा में उत्तकों का ज़्यादा होना क्या कहलाता है? किससे क्या हो जाता है? उससे मनुष्य मोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल से पहले बता दूं आपको, अभी तो क्वेश्चंस और पड़े हैं बहुत सारे, आज ज़्यादा है क्वेश्चंस। तो न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर एक दिन में 4 क्लासेस चलती हैं। 2 सीरीज चलती है, ओल्ड पेपर सीरीज जिसमें एक जेट का सॉल्व करवाया जाता है और जेट, और उसमें जेट ICR का सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है हमारा उसमें BHU PAT और CGPAT का करवाया जाता है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए क्योंकि यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं होती है, यहाँ पर डेली क्लासेस लगती है। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो स्टूडेंट से, डेली यहाँ पर क्लासेस लगती हैं, बिल्कुल छुट्टी नहीं होती है। एक बार तकनीकी समस्या हो गई थी तो एक समय क्लास नहीं लगी थी, वरना कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है। लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है अस्थियों को, उत्तकों को, कोशिका को या कोई नहीं? बताइए जल्दी से, जो लिगामेंट होता है वो क्या काम करता है? अस्थियों को जोड़ने का कार्य करता है, उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है, कोशिका को जोड़ने का कार्य करता है या कोई नहीं? लिगामेंट एक संरचना है, क्या जोड़ती है? बताइए जल्दी से, अस्थि, उत्तक, कोशिका। जिसने जवाब दिए हैं अस्थियां, बिल्कुल सही जवाब है। सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब सही जवाब देते हैं, कंटिन्यू क्लास में आ रहे हैं तो अब तो बहुत कुछ सीख गए आप सबका सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिए। लिगामेंट एक संरचना है जो क्या जोड़ती है? अस्थियों को जोड़ती है। तो ध्यान रखना, लिगामेंट संरचना क्या करती है? अस्थियों को जोड़ने का कार्य करती है। 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट करती है। अगला सवाल देखिए क्या है। मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती है। मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी मूत्र और ऑप्शन डी रक्त। रक्त को ब्लड बोलते हैं, खून बोलते हैं। बताइए जल्दी से, आंसू, पसीना, मूत्र या रक्त? मानव शरीर में लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है? बताइए। जिसने आंसू जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आंसू क्या होता है? आंसू लेक्राइमल ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। हल्का नमकीन होता है। कभी आप रोए होंगे और हल्का सा आंसू आपके मुंह में चला गया होगा तो आपको हल्का सा खारापन लगा होगा, वो क्यों लगता है? लाइसोजाइम के कारण लगता है। उसमें क्या होता है? नमक या लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं। समझ गए? अगला सवाल देखिए क्या है। मानव फेफड़ों में श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? मानव फेफड़ों में श्वसन की इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एल्वियोलाई, ऑप्शन बी रंध्र, ऑप्शन सी कोश और ऑप्शन डी सूक्ष्म तंतु। तो मानव फेफड़ों में श्वसन की इकाई क्या कहलाएगी? बताइए जल्दी से, एल्वियोलाई, रंध्र, कोश या सूक्ष्म तंतु? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या कहलाएगी? ABCD। जिसने एल्वियोलाई जवाब दिया है, ऑप्शन ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। मानव फेफड़ों में जो श्वसन की इकाई होती है वो क्या कहलाती है? एल्वियोलाई के नाम से जानी जाती है। और जो मानव फेफड़े होते हैं वो किसके द्वारा ढके रहते हैं? वो हमारे पसलियों के द्वारा ढके रहते हैं। और पसलियों की संख्या, मैंने पिछले जो क्लास थी उसमें पूछा था कि पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। पसलियों की संख्या 24 होती है, 12 लेफ्ट एंड 12 राइट साइड में, जो फेफड़ों को कवर करती है। अगला सवाल देखिए क्या है।
मानव शरीर में सर्वाधिक शर्करा पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन देखिए क्या है, भोजन के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है फिर भोजन के तुरंत पहले, ऑप्शन सी सोते समय और ऑप्शन डी रात्रि में। बताइए जल्दी से, भोजन के तुरंत बाद, भोजन के पहले, सोते समय या रात्रि में शर्करा कब पाई जाएगी? शर्करा पाई जाती है रक्त में, तो कब पाई जाएगी बताइए? शर्करा पाई जाएगी सबसे ज़्यादा भोजन के तुरंत बाद। जैसे ही मनुष्य भोजन करता है, भोजन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज क्या बढ़ाता है? ग्लूकोज एक प्रकार की शर्करा होती है, और जैसे ही भोजन करता है शर्करा की मात्रा तुरंत बाद बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे वापस क्या हो जाता है? लेवल में आ जाता है। अगला सवाल देखिए, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन ए लाइपेज एंजाइम, ऑप्शन बी लाइगेज एंजाइम, ऑप्शन सी टाइलिन एंजाइम और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए, लाइपेज, लाइगेज, टाइलिन या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है लाइगेज एंजाइम, बिल्कुल सही जवाब है। जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? लाइगेज एंजाइम करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। जब हम बायो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय इस विधि को मोस्टली उपयोग लिया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, नई कोशिका का केआई अधिक होता है। केआई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है, मैंने पहले बताया था, सवाल आया था उसमें, कोशिका द्रव का आयतन का अनुपात और केंद्रक द्रव का आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यानी केंद्रक के बाहर का तरल और केंद्रक के अंदर का तरल दोनों ही कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सत्य है? नई कोशिका का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अधिक होता है, नई कोशिका में केंद्रक द्रव अधिक होता है, नई कोशिका में कोशिका द्रव कम होता है, या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया है मैंने इसको। जिसने उपयुक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। जो नई कोशिका का केआई होता है वो अधिक होता है, उसमें केंद्रक द्रव अधिक होता है और कोशिका द्रव क्या होता है? कम होता है। केंद्रक द्रव अधिक और कोशिका द्रव कम पाया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, बिना केंद्रक विभाजन और बिना कोशिका द्रव विभाजन के गुणसूत्रों का विभाजन हो जाना कहलाता है। बिना केंद्रक विभाजन और बिना कोशिका द्रव विभाजन के गुणसूत्रों का विभाजन हो जाना कहलाता है। एंडोमाइटोसिस, ओरोमाइटोसिस, फिगोमाइटोसिस या कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या कहलाएगा? एंडोमाइटोसिस, ओरोमाइटोसिस, फिगोमाइटोसिस या कोई नहीं। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए एंडोमाइटोसिस, बिल्कुल सही जवाब है। बिना कोशिका केंद्रक के और कोशिका द्रव के विभाजन के सीधे गुणसूत्र विभाजित हो जाते हैं और वो क्रिया कहलाती है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन पूछा है लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है हमारा कवक से, ऑप्शन बी शैवाल से और ऑप्शन सी है हमारा ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? कवक से, शैवाल से, ए और बी दोनों या डी कोई नहीं। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है कवक और शैवाल, बिल्कुल सही जवाब है। जो लाइकेन बने होते हैं वो कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किससे मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बताइए जल्दी से, हृदय की कार्यविधि और संरचना का अध्ययन। ऑप्शन ए कैरियोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी है हमारा हार्टोलॉजी और ऑप्शन डी है कोरोलॉजी। बताइए जल्दी से, कैरियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हार्टोलॉजी या फिर कोरोलॉजी। जिसने बी जवाब दिया है कार्डियोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। हृदय की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। आप कभी अस्पताल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग ही होता है, उसको बोलते हैं हृदय रोग विभाग। कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विभाग अलग होता है।
तो उसमें क्या किया जाता है, हृदय की संरचना का अध्ययन या कार्यविधि की जाती है और वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और रोगों का इलाज भी होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होना चाहिए ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 60 से 80 के बीच, ऑप्शन बी है 80 से 120 के बीच, ऑप्शन सी है 120 से 150 के बीच और ऑप्शन डी है हमारा 150 से 200 के बीच। बताइए जल्दी से, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होना चाहिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 80 से 120 के बीच बिल्कुल सही जवाब है। जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है वह 80 से 120 के बीच होना चाहिए, तब मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति के कारण नग्न वायरस कहलाता है। प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति के कारण नग्न वायरस कहलाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वायरॉइड, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी है कवक। प्रोटीन आवरण की अनुपस्थिति के कारण नग्न वायरस कहलाता है। वायरस, वायरॉइड, जीवाणु या कवक। बताइए जल्दी से। जो स्टूडेंट कह रहे हैं सर रिपीट है सवाल, बिल्कुल रिपीट है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं उनके लिए नया है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने ऐड किए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ के यहीं याद हो जाएंगे। यकीन मानिए फ़ायदा होगा आपको। तो प्रोटीन आवरण का अनुपस्थिति वाला क्या कहलाएगा। जिसने वायरॉइड जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता ऐसे वायरस क्या कहलाते हैं, ऐसे वायरस वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। और वायरॉइड के ऊपर जब प्रोटीन का आवरण होगा तो क्या कहलाएगा, वायरस कहलाएगा। और प्रोटीन आवरण को किस नाम से जानते हैं हम, प्रोटीन आवरण को कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचवे सीटी के कार्य हैं। केचवे की जो सीटी होती है उसका क्या कार्य होता है, गमन, उत्सर्जन, जनन या श्वसन। बताइए जल्दी से, केचवे की सीटी का कार्य। केचवे के अंदर सीटी नामक संरचना पाई जाती है, उसका कार्य पूछा है गमन, उत्सर्जन, जनन या श्वसन। बताइए जल्दी से क्या होगा केचवे की सीटी का कार्य। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है गमन, बिल्कुल सही जवाब है। जो केचवे की सीटी होती है वो केचवे के गमन में या चलन में सहायता करती है। तो गमन की जगह अगर चलन लिखा हुआ आ जाए वहाँ पे तो गमन और चलन दोनों एक ही चीज़ हैं और दोनों ही सही मानी जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड की खोज किसने की थी। वायरॉइड की खोज किसने की थी। अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन रहित जो आवरण या वायरस होता है, प्रोटीन के आवरण रहित जो वायरस होता है वो वायरॉइड कहलाता है। उसकी खोज बतानी है। डायनर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पोर्टर ने या रॉबिन्सन ने। बताइए जल्दी से, वायरॉइड की खोज किसने की थी। डायनर, रॉबर्ट ब्राउन, पोर्टर या रॉबिन्सन। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है डायनर, बिल्कुल सही जवाब है। वायरॉइड की खोज किसने की थी, डायनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। वायरॉइड की खोज डायनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही सज्जन पुरुष थे ये। अगला सवाल देखिए क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए ओडोनेटोलॉजी, ऑप्शन बी टेथोलॉजी, ऑप्शन सी डेंटिस्टोलॉजी और ऑप्शन डी कोरोलॉजी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है, ओडोनेटोलॉजी, टेथोलॉजी, डेंटिस्टोलॉजी या कोरोलॉजी। जवाब दीजिए ABCD। जिसने ए जवाब दिया है ओडोनेटोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है ओडोनेटोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा अपघटन या नष्ट होना कहलाता है। कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा अपघटन या नष्ट होना कहलाता है। ऑटोलिसिस, एपोमिक्सिस, एनोसोमिक या स्वतः अपघटन। बताइए क्या कहलाएगा। कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा अपघटन या नष्ट होना कहलाएगा। ऑटोलिसिस, एपोमिक्सिस, एनासोमिक या फिर स्वतः अपघटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बताऊंगा इससे रिलेटेड और जानकारी। इसका जवाब दीजिए पहले। जिसने जवाब दिया है ऑटोलिसिस, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका का अपने ही एंजाइम द्वारा अपघटन क्या कहलाएगा, ऑटोलिसिस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। मैं बहुत दिनों से आपको कह रहा हूं कि मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाना चाहता हूं, आप जवाब दीजिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं। 1-2 कमेंट्स मिले मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो आप टॉपिक वाइज
टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। तो अब अगर आज इस पे बताओगे आप कि टॉपिक वाइज सीरीज़ करनी है या नहीं करनी है तो मैं आगे सोचूंगा, वरना जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो टॉपिक वाइज करना है नहीं करना है आज फाइनल मुझे बता देना, ताकि फिर मैं डेट फिक्स करके उस हिसाब से उस सीरीज को चालू करूँ। अगला सवाल देखिए, इसका जवाब हो गया ऑटोलिसिस। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन है मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी एविन जीवाणु, ऑप्शन सी लैक्टिक जीवाणु और ऑप्शन डी होगा किडनी बैक्टीरिया। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई, एविन जीवाणु, लैक्टिक जीवाणु या किडनी बैक्टीरिया। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है ई कोलाई बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाएगा, ई कोलाई जीवाणु पाया जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। जो शरीर का तापक्रम होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। कुछ क्वेश्चन ही हैं, 3 क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और आएगा जो रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको रिपीट किया है। तो बताइए शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होगा, थायराइड के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, यकृत के द्वारा या फिर आमाशय के द्वारा। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, थायराइड, हाइपोथैलेमस, यकृत या आमाशय। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही जवाब है। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शलजम और चुकंदर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शलजम और चुकंदर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण है। ऑप्शन ए तर्कु रूपांतरण, ऑप्शन बी कुंभी रूपांतरण, ऑप्शन सी शंकु रूपांतरण और ऑप्शन डी श्वसन मूल। बताइए जल्दी से, शलजम और चुकंदर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण है। शलजम और चुकंदर बताना है आपको। जिसने बी जवाब दिया है कुंभी रूपांतरण बिल्कुल सही जवाब है। जो शलजम और चुकंदर है वो किस प्रकार का रूपांतरण है, कुंभी रूपांतरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। शलजम और चुकंदर कुंभी रूप का रूपांतरण है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है तो वह क्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को अवशोषित करके फूल जाता है तो वह क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी अंतःशोषण, ऑप्शन सी विपुंसन और ऑप्शन डी स्त्रवण। बताइए जल्दी से, ठोस पदार्थ द्वारा किसी द्रव को अंदर अवशोषित कर लिया और ठोस पदार्थ करके फूल गया। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है अंतःशोषण बिल्कुल सही जवाब है। जो ठोस पदार्थ होता है वह किसी पदार्थ को अवशोषित कर लेता है अंदर और अवशोषित करने के बाद में फूल जाता है, और ये अवस्था क्या कहलाती है, ये अवस्था अंतःशोषण कहलाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, इससे पहले बता देता हूँ। देखो ये इसके ऊपर दिया गया है विसरण। विसरण क्या होता है, विसरण में जो कोई भी पदार्थ या कोई भी अणु या कोई भी गैस होती है वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करती है, वो कहलाता है विसरण। बता चुका हूँ मैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, टीबी की रोकथाम करने वाला वैक्सीन है। टीबी की रोकथाम करने वाला वैक्सीन है। बताइए जल्दी से, टीबी की रोकथाम करने वाला वैक्सीन क्या कहलाएगा, ईसीजी, बीसीजी, एसीजी या सीसीजी। बताइए टीबी की रोकथाम करने वाला वैक्सीन, ईसीजी, बीसीजी, एसीजी या फिर सीसीजी। टीबी की रोकथाम, जिसने जवाब दिया है टीबी की रोकथाम बीसीजी बिल्कुल सही जवाब है। बीसीजी का जब टीका लगाया जाता है तो वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है इसको, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, बीसीजी। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया गया है कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया गया है कहलाती है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए वर्गीकी, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए विज्ञान की वह शाखा पौधों का जिसमें वर्गीकरण किया गया है क्या कहलाएगी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, ए और बी दोनों और कोई नहीं।
जिसने सी जवाब दिया है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है टेक्सोनोमी या वर्गीकी कहलाती है। हिंदी नेम तो हो जाएगा वर्गीकी और इंग्लिश नेम हो जाएगा टेक्सोनोमी। लास्ट में बताऊंगा आपको, केमिस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपको पसंद आएगी, तो क्लास के अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीरुबिन एक लाल रंग का नहीं है, रंग है, रंग का वर्णक है जो पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, बिलीरुबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी आमाशय में, ऑप्शन सी अग्नाशय में और ऑप्शन डी हृदय में। बताइए बिलीरुबिन कहाँ पर पाया जाता है। बिलीरुबिन जो तत्व है, लाल रंग का तत्व या वर्णक कह सकते हैं उसको, कहाँ पर पाया जाएगा। यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में या फिर हृदय में। बताइए। जिसने जवाब दिया है इसका यकृत बिल्कुल सही जवाब है। जो बिलीरुबिन लाल रंग का तत्व होता है वो हमेशा कहाँ पर पाया जाएगा, वो हमेशा यकृत के अंदर पाया जाएगा, यकृत के अंदर पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद कर लेना इसको ढंग से। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग पुष्प का है। निम्न में से कौन सा भाग पुष्प भाग है। बताइए जल्दी से। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियस या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया है, बताइए जल्दी से। निम्न में से कौन सा भाग पुष्प भाग है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियस या उपयुक्त सभी। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सही दे सकते हो इसका जवाब। जिसने उपयुक्त सभी जवाब दिया है उनका जवाब सही है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, ऐसे घुमाया है। देखो इस क्वेश्चन के जो ये तीनों नाम हैं ये इंग्लिश में दिए गए हैं, है तो इनके नाम इंग्लिश में, लेकिन लिखा इनको हिंदी में, तो वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन के साथ धोखा होगा आपके साथ। तो आप अगर इंग्लिश टर्म्स नहीं पढ़ोगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश टर्म्स भी पढ़ लिया करो, देख लिया करो, ताकि आपको आसानी रहेगी, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे वहाँ पे। तो देखो कोलेक्स क्या होता है। कोलेक्स होता है हमारा बाह्य दलपुंज, और जो कोरोला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा दलपुंज, और जो पुमंग होता है वो होता है एंड्रोसियस। तो बाह्य दलपुंज और पुमंग ये क्या होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग ऑटोलिसिस की क्रिया करता है। अभी मैंने पहले बताया था आपको कि कोशिकांग होता है जो ऑटोलिसिस की क्रिया जो कोशिका होती है वो ऑटोलिसिस की क्रिया करती है, और उसमें क्या करती है, वो खुद के एंजाइम से ही खुद को नष्ट कर लेती है। तो अब बताना है आपको ऑटोलिसिस की क्रिया कौन सा कोशिकांग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है केंद्रिका, लाइसोसोम या राइबोसोम। बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन से जुड़े सारे ही फैक्ट क्लियर करूंगा आज मैं आपके। कौन सा कोशिकांग ऑटोलिसिस की क्रिया करता है। केंद्रिका, लाइसोसोम या राइबोसोम। जिसने लाइसोसोम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कोशिका का लाइसोसोम होता है वो ऑटोलिसिस की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, ऑटोलिसिस की क्रिया करता है। तो कौन सा कोशिका करेगा ऑटोलिसिस, लाइसोसोम करेगा। अब देखो ऑटोलिसिस की क्रिया क्या होती है, मैंने बताया था कोशिका क्या करेगी, स्वतः ही अपना अपघटन कर लेगी एंजाइम के द्वारा। तो देखो जो लाइसोसोम होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगभग 24 से 25 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जब इनकी मात्रा लाइसोसोम में बढ़ जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और वो पाचक एंजाइम बाहर आके पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, और ये क्रिया कहलाती है ऑटोलिसिस। यही क्रिया ऑटोलिसिस कहलाती है। तो अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो और क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिए, एक लाइक ठोक दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी है बोरोन, सी कार्बन और डी बेरियम। बताइए कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। कैल्शियम, बोरोन, कार्बन या बेरियम। कैल्शियम, बोरोन, कार्बन या बेरियम, ए बी सी डी। डी जवाब सही है। डी जवाब जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बेरियम होता है वो पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता है, और पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कितने माने जाते हैं, 16 पहले थे अब 17 हो गए हैं। आवश्यक पोषक तत्व का सिद्धांत जो दिया था वो आर्नन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उनके अनुसार आवश्यक पोषक तत्व वे पौधे होते हैं जिनके बिना, वे पोषक तत्व होते हैं जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, और 17 होते हैं। जो 17वां पोषक तत्व खोजा गया था वो निकल था, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है धान को या राइस को। अगला सवाल देखिए क्या है।
जंतु विज्ञान या जूलॉजी किस भाषा का शब्द है? जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया था, तभी मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। कचरा बिल्कुल यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो बिल्कुल मक्खन सवाल होते हैं वही यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन का है, ग्रीक का है, फ्रेंच का है या इंग्लिश का है? बताइए जल्दी से। जंतु विज्ञान जूलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या इंग्लिश? जिसने जंतु विज्ञान का जवाब दिया है ग्रीक बिल्कुल सही जवाब है। जो जंतु विज्ञान शब्द है जूलॉजी, वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब देखिए, मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी, अब फिर बता देता हूँ। जिन शब्द के पीछे लॉजी या नोमी लगा होता है, वो सारे शब्द कौन से होते हैं? वो सारे शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। और जिन शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है, वो सारे शब्द किस भाषा के होते हैं? वो सारे शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। तो अगर ट्रिक आपको पसंद आ गई और न्यू स्टूडेंट है तो अब लाइक कर दीजिए, पहले नहीं किया तो अब कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है। इनमें से कौन सा लाइकेन का प्रकार है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनमें से कौन सा लाइकेन का प्रकार है? क्रस्टोज, फोलियोज या फ्रूटिकोज या उपयुक्त सभी? बताइए जल्दी से, कौन सा लाइकेन का प्रकार है? क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज या उपयुक्त सभी? लाइकेन का प्रकार बताना है आपको। लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लाइकेन होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज या फ्रूटिकोज, 3 प्रकार के होते हैं। और जिसने जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हल्दी और अदरक किस प्रकार का तना रूपांतरण है? हल्दी और अदरक किस प्रकार का तना रूपांतरण है? ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी घनकंद, ऑप्शन सी सलकंद और ऑप्शन डी हमारा कंद। बताइए जल्दी से, हल्दी और अदरक किस प्रकार का तना रूपांतरण है? प्रकंद, घनकंद, शलकंद या फिर कंद? हल्दी और अदरक का रूपांतरण बताना है, फिर इसका नाम दूसरा क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है प्रकंद, बिल्कुल सही जवाब है। हल्दी और अदरक किस प्रकार का रूपांतरण माने जाते हैं? प्रकंद माने जाते हैं। और इसका जो इंग्लिश नाम है वो है राइजोम। इसको राइजोम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हल्दी और अदरक पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रकंद होगा। और हल्दी और अदरक तना है, जड़ नहीं है। बहुत से स्टूडेंट इसको जड़ समझ लेते हैं, जड़ नहीं है, ये तने का रूपांतरण है, मॉडिफाइड स्टेम, राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लाख होता है, वो 1000 और लाख वाला लाख नहीं है, ये लाख कीट वाला लाख है जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। तो लाख होता है कीट का स्त्रवण, कीट का मल, कीट का अंडाशय या फिर कृत्रिम पदार्थ। बताइए जल्दी से, क्या होता है? लाख, कीट का स्त्रवण, कीट का मल, कीट का अंडाशय या फिर कृत्रिम पदार्थ? जवाब दीजिए। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो लाख होता है वो क्या होता है? कीट का स्त्रवण होता है। लाख क्या होता है? कीट का स्त्रवण होता है। कीट जब कोई स्त्रवण करता है, लाख का कीट जब स्त्रवण करता है तो वो क्या हो जाता है? लाख हो जाता है, जिससे मुख्य रूप से क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसका और कोई उपयोग बता सकता है मुझे? अगर किसी को आता है तो बताइए, वरना मैं बताता हूँ फिर। इसके अलावा जो लाख का उपयोग किया जाता है वो किसी भी प्रकार की चीज़ होती है उसको सील करने के लिए। जैसे कोई ताला है या कोई शॉप है, उसको गवर्नमेंट ने सील कर दिया तो ताला लगाएगी, ताला लगाने के बाद में उसको कपड़ा लगाने के बाद में उस पर धागा लपेटेंगे, फिर जो लाख होगी उस लाख को जलाया जाएगा। जलाने के बाद में वहाँ पर 15-20 बूंदें पड़ेंगी। वो बूंदें क्या, जैसे ही गिरेगी गिरते ही सूख जाएगी। सूखने के बाद में वो हार्ड हो जाएंगी। फिर उसको जो भी खोलेगा, खोलते ही पता चल जाएगा कि ये जो लाख है इसको उन्होंने जला लिया। और एक बार जब सूख जाती है लाख तो फिर वापस से उस रूप में नहीं आती है। तो ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम होते हैं या सील करने का काम होता है वो भी लाख से किया जाता है। जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जड़ का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा जड़ का गुण नहीं है? जड़ का गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा, इनमें पर्व व पर्व संधियाँ नहीं होती हैं। ऑप्शन बी, इनमें प्रकाश के विपरीत गति होती है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण के तरफ वृद्धि करता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन वापस से देखिए, इनमें से कौन सा जड़ का गुण है, जड़ का गुण बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, इनमें पर्व और पर्व संधियां नहीं होती हैं, तो बिल्कुल सही है कि ये इसका गुण है कि इनमें पर्व और पर्व संधियां नहीं होती है। ऑप्शन बी है प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है, तो बिल्कुल सही है, ये प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है। प्रकाश हमारा ऊपर की तरफ होता है और जो जड़ों की वृद्धि होती है वो नीचे की तरफ होती है। फिर ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करता है, तो बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी चीज को नीचे की तरफ खींचता है और गुरुत्वाकर्षण के जैसे ही जो जड़ें होती हैं हमारी वो भी क्या करती है, पृथ्वी में नीचे की तरफ जाती है। तो जो उपरोक्त सभी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जड़ के गुण है सारे ही, और इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूज वाले, वो बार बार पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी विशेष करके ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। वो जड़ का था, अब ये तने का है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा तने का गुण है। तने का गुण बताना है आपको। इनमें पर्व व पर्व संधियां होती हैं। दूसरा है प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए, तने के गुण बताने हैं। देखो, जो जवाब तो है, जवाब तो आपको पता है कि उपरोक्त सभी होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए। देखो, तने में क्या पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है, प्रकाश ऊपर की तरफ होता है, और ये वृद्धि भी क्या करता है, प्रकाश की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ वृद्धि करता है। और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, बिल्कुल सही करता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है किसी चीज को, और जो तना होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऑल ऑफ दैट इसके जवाब हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, रिपीटेड है। कर्ण अस्थि मेलियस का आकार होता है। कर्ण अस्थि होती है जो मेलियस, उसका आकार बताना है आपको। मटर के दाने जैसा, हथौड़ी जैसा, बटन जैसा, या फिर आयताकार। कर्ण अस्थि मेलियस का आकार बताना है आपको। मटर के दाने जैसा, हथौड़ी जैसा, बटन जैसा, या फिर आयताकार। कर्ण अस्थि मेलियस का आकार बताना है। जिसने जवाब दिया है कर्ण अस्थि मेलियस का आकार हथौड़ी जैसा, बिल्कुल सही जवाब है। जो कर्ण अस्थि होती है मेलियस, उसका आकार कैसा होता है, हथौड़ी के जैसा माना जाता है। और जो मनुष्य के मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं या मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर उसका आकार पूछ ले आपसे, तो उसका आकार क्या होगा, उसका आकार मटर के दाने के जैसा होगा। कैसा होगा, मटर के दाने के जैसा होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। जो क्लास खत्म हो जाती है, अगर आपकी इच्छा करती है तो इसको वापस से भी देख सकते हो, ये क्लास सेव हो जाती है उसके बाद में। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा भाग पुष्प के नर और मादा भाग कहलाएंगे। निम्न में से कौन सा भाग पुष्प के नर और मादा भाग कहलाएंगे। ऑप्शन ए पुमंग यानी एंड्रोसियस, ऑप्शन बी जायंग यानी गाइनोसियस, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से। अगर यहाँ पर पुमंग और जायंग ऑप्शन में नहीं होता, एंड्रोसियस गाइनोसियस होता, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लगभग 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। तो पुष्प के नर और मादा भाग कौन से होंगे, पुमंग और जायांग। जिसने एंड्रोसियस और गाइनोसियस जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है, एंड्रोसियस और गाइनोसियस बिल्कुल सही जवाब है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। गाजर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है गाजर किस प्रकार का रूपांतरण है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो गाजर को अभी तक तना ही समझते आ रहे हैं। तो तना नहीं होता, जड़ होता है। मॉडिफाइड रूट होती है, स्टेम नहीं होता है। और जो आलू होता है वो होती है मॉडिफाइड स्टेम होता है, रूट नहीं होती है। गाजर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण है, तर्कु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, या श्वसन मूल। बताइए जल्दी से, गाजर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण होगा, तर्कु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, या श्वसन मूल। जिसने शंकु रूप सी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। गाजर किस प्रकार का जड़ रूपांतरण होगा, शंकु रूपांतरण होगा, शंकु रूप रूपांतरण कहलाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा है, रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है। रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स कहाँ पर होती है, रक्त के अंदर पाई जाती हैं। ए थ्रोम्बोसाइट्स, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी, और डी हिपेरिन। बताइए जल्दी से, रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है। रक्त प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। जिसने ए जवाब दिया है थ्रोम्बोसाइट्स, बिल्कुल सही जवाब है। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स दोनों एक ही नाम होते हैं और रक्त के अंदर पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि रक्त का थक्का नहीं जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है, रक्त के अंदर उपस्थित होता है और रक्त के अंदर जो धमनी और शिराओं में रक्त दौड़ता है उसको जमने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। रक्त नलिकाओं, वाहिकाओं के अंदर, बाहर नहीं। अगला सवाल देखिए क्या है।
रक्त का थक्कारोधी पदार्थ है, वो वापस से क्वेश्चन आ गया यही, रक्त का थक्कारोधी पदार्थ यानी कि रक्त को धमनियों और शिराओं में जमने से रोकने वाला पदार्थ, पेपेरिन, हिपेरिन, रेनिन या मेलेनिन। बताइए। जिसने हिपेरिन जवाब दिया है बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो हिपेरिन होता है वो रक्त का थक्कारोधी पदार्थ कहलाता है और उससे क्या होता है, थक्का नहीं जमता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेलेनिन क्या होता है, तो मेलेनिन एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है और ये हमारी त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो जो हमारी त्वचा में मेलेनिन पाया जाता है या हमारी त्वचा का जो रंग है, अभी जो रंग आप देख रहे हो वो मेलेनिन के कारण है। किसके कारण है? मेलेनिन के कारण है। और मेलेनिन की कम और संतुलित और ज़्यादा मात्रा ही हमारे गोरेपन, कालेपन और हमारे सांवलेपन को निर्धारित करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए है हमारा एल्पर, बी है हेग, सी है क्लार्क और डी है सभी। बताइए जल्दी से, प्रियोन्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एल्पर, हेग, क्लार्क या उपरोक्त सभी? जिसने जवाब दिया है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। जो प्रियोन्स की खोज की थी वो एल्पर, हेग और क्लार्क नामक साइंटिस्ट ने की थी और ये तीनों ही इनका एक ग्रुप था और ये किसी और रिसर्च कर रहा था और उसी दौरान किसकी खोज हुई थी? प्रियोन्स की खोज हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या है, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज एल्पर ने, विल्सन ने, क्लार्क ने या उपरोक्त सभी? बताइए, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जिसने विल्सन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो विल्सन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। किस विटामिन से मनुष्य नपुंसक हो जाता है? किस विटामिन से मनुष्य नपुंसक हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा के, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ए। बताइए जल्दी से कौन सा होगा इसका जवाब? किस विटामिन के कारण मनुष्य नपुंसक हो जाता है या किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में नपुंसकता आ जाती है? आंसर दीजिए जल्दी से, ए बी सी डी दे दीजिए। जिसने ऑप्शन ई जवाब दिया है या ऑप्शन सी जवाब दिया है विटामिन ई, बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन ई होता है वो क्या होता है? विटामिन ई की कमी के कारण मनुष्य में नपुंसकता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड है। दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड है। ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है हमारा माल्टोज, ऑप्शन सी है फॉस्फेट और ऑप्शन डी है हमारा ग्लैक्टोज। बताइए जल्दी से, दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड क्या कहलाता है? दूध में उपस्थित डाइसेकेराइड क्या कहलाता है? ए बी सी डी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है लैक्टोज, बिल्कुल सही जवाब है। जो दूध में डाइसेकेराइड होता है या जो दूध की शर्करा होती है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहलाता है लैक्टोज। तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट भी होता है, शर्करा भी होती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात्रि का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? रात्रि का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है हमारा के, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन ई और ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ए। बताइए जल्दी से, रात्रि का अंधापन किसके कारण होगा? नाइट ब्लाइंडनेस भी इसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बताइए इसका क्या जवाब होगा? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है विटामिन ए, बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन ए जब की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या रात्रि का अंधापन हो जाता है। रात के समय हमें बहुत कम दिखाई देने लग जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में क्षारक युग्म किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? डीएनए में क्षारक युग्म किनके द्वारा जुड़े रहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा एच बंद, ऑप्शन बी है हमारा के बंद, ऑप्शन सी है हमारा टी बंद और ऑप्शन डी है हमारा एस बंद। बताइए जल्दी से, डीएनए में जो क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, वो किससे जुड़े होते हैं? बताइए जल्दी से, किस बंद के द्वारा जुड़े रहते हैं? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एच बंद, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए में क्षारक युग्म किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? एच बंद के द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसको। तो वहाँ एग्जाम में अगर एच बंद लिखा हुआ आ जाए या एच बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला सवाल देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक आरएनए में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एक आरएनए में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा यूरेसिल, ऑप्शन बी है हमारा रिबोज, ऑप्शन सी है हमारा फॉस्फेट और ऑप्शन डी है हमारा थायमीन। बताइए जल्दी से, आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाएगा? यूरेसिल, रिबोज, फॉस्फेट या फिर थायमीन? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिसने थायमीन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो थायमीन होता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता, डीएनए में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई है। डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है हमारा सिस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है रेकॉन, ऑप्शन सी है मैकॉन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से। ये देखिए, ये डीएनए की संरचना है। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड और ये आरएनए की संरचना है। आरएनए हमेशा होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए क्या करता है? डीएनए का मुख्य कार्य होता है जो जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। और जो आरएनए होता है उसका मुख्य पर्पस क्या होता है? उसका मुख्य पर्पस हमेशा से ये रहता है कि वो हमेशा ही प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। किसमें मदद करता है? प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। तो इसका जवाब दीजिए, डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? जिसने जवाब दिया है सिस्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है। डीएनए की सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? सिस्ट्रॉन कहलाती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन B12 के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन B12 यानी B12 विटामिन के लिए सही है? ऑप्शन ए है हमारा, इनमें कोबाल्ट परमाणु होता है। ऑप्शन बी है हमारा, यह पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन सी है, इसकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा कथन B12 के लिए सही माना जाता है या सही है? B12 का बताना है B12। जिसने उपरोक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कोबाल्ट होता है या B12 होता है उसमें क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है, वो पौधों में भी पाया जाता है और इसकी सूक्ष्म मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। तो इम्पोर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोबाल्ट पौधों में और सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम। जो द्विनाम पद्धति है उसमें वंश और जाति से मिलकर क्या होता है? नाम बनाया जाता है। वंश और जाति से मिलकर क्या होता है? नाम बनाया जाता है। ओल्ड स्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? बताना है आपको, जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा वसा व ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है हमारा खनिज लवण और ऑप्शन डी है हमारा कार्बोहाइड्रेट। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है बताना है आपको, ए, बी, सी या डी। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है वसा व ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही जवाब है। जंतु कोशिका में क्या होता है? जंतु कोशिका में जो संचित भोजन होता है वो वसा और ग्लाइकोजन के रूप में संरक्षित रहता है या संचित रहता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ये स्लाइड्स हैं ये ले सकते हैं मेरे से। नया एक प्रोग्राम चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का विकास किया था? किस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर का डेवलपमेंट किया था? बताइए, जॉन मेंडल, कैरोलस लिनियस, बेटसन या पीटरसन? बताइए जल्दी से, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है कैरोलस लिनियस, बिल्कुल सही जवाब है। जो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक करता थे वो कौन थे? कैरोलस लिनियस या कोर्ल लिनियस भी इनको बोला जाता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विटामिन की कमी से बहते रक्त को रोकने की क्षमता कम होती है? क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से बहते रक्त को रोकने की क्षमता कम होती है? अगर सवाल समझ में नहीं आया इजी करके बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा है विटामिन की या ऐसे कौन से विटामिन की शरीर में कमी हो जाएगी जिससे बहता हुआ जो रक्त होगा उसको रोकने की क्षमता कम हो जाएगी? तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी या डी? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन ए? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है या विटामिन के जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारे रक्त में विटामिन के की कमी हो जाती है
तो के की कमी से क्या होता है, के की कमी से जो हमें चोट लग जाती है तो उस समय रक्त का जो थक्का बनने का प्रोसेस या क्रिया होती है वो क्रिया क्या हो जाती है, वो क्रिया बंद हो जाती है या धीरे हो जाती है या उसका असर कम हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में अपघटित होते हैं। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से जो प्रोटीन होते हैं वो मानव शरीर में किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण अमीनो अम्ल में विघटित होंगे या परिवर्तित होंगे या अपघटित होंगे। जिसने पेप्सिन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, वो एमिनो अम्लों को क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन के, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन एम और ऑप्शन डी है हमारा विटामिन ए। बताइए जल्दी से, सनशाइन विटामिन पूछा गया है यहाँ पर, सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं। अगर आपको हमारी ये सभी स्लाइड्स चाहिए तो उसके लिए एक मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है, वो बताऊंगा मैं आपको क्लास के लास्ट में कि किस प्रकार से आप हमारी सारी पुरानी और नई स्लाइड्स को आप ले सकते हो अपने मोबाइल में। सनशाइन विटामिन किसको कहा जाता है, जिसने जवाब दिया है विटामिन के बिल्कुल सही, विटामिन डी बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन डी होता है वो क्या कहलाता है, सनशाइन विटामिन कहलाता है। या उसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम हल्की सूरज की रोशनी होती है, सुबह सुबह जब हल्की सूरज की रोशनी होती है तो उस दौरान जो विटामिन ये डी होता है ये हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर बनता है। कहाँ पर बनता है, हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर बनता है। जब धीमी रोशनी या सूरज की लाल रोशनी होती है तब ही इसका निर्माण होता है। जो चिलचिलाती धूप होती है उस समय नहीं होता है, सुबह सुबह ही इसका निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से सुनना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण पदार्थ जिसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण पदार्थ जिसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन, ऑप्शन सी है हमारा वसा और ऑप्शन डी है हमारा खनिज लवण। बताइए जल्दी से इसका क्या जवाब होगा। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण पदार्थ जिसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है विटामिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन होता है उसकी कमी के कारण क्या होता है, उसकी कमी के कारण हमारा जो शरीर की वृद्धि या ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। शरीर की वृद्धि या ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो विटामिन की कमी को शरीर में नहीं होने देना चाहिए, वरना इससे विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं और रोगों के साथ साथ शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए है हमारा फिशर, ऑप्शन बी है हमारा पास्चर, ऑप्शन सी है हमारा E.T. वार्थ और ऑप्शन डी है हमारा डाल्टन। बताइए जल्दी से। देखिए जो जीवाणुभोजी की संरचना होती है वो संरचना इस प्रकार की होती है, इसे जीवाणुभोजी की संरचना बताया गया है। और जीवाणुभोजी क्या करता है, जीवाणुभोजी का मुख्य भोजन होता है जीवाणु। ये मुख्य प्रकार का एक वायरस होता है और ये क्या करता है, ये जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जो हमारा गंगाजल होता है उसमें जीवाणुभोजी पाए जाते हैं। इसी कारण जो गंगाजल होता है वो लंबे समय तक सड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर जीवाणु उत्पन्न होते हैं उन जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है बैक्टीरियोफेज, और जो पानी होता है वो शुद्ध बना रहता है। तो ये एक बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट था। और जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे E.T. वार्थ। कौन थे, E.T. वार्थ नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जीवाणुभोजी की खोज की थी। अब से जो क्लासेस होंगी और जो स्लाइड्स होंगी बिल्कुल इसी प्रकार की स्लाइड्स होंगी, क्योंकि किसी तकनीकी समस्या के कारण जो स्लाइड्स थी वो आपको
इस प्रकार की देखने की मिल रही थी। ये देखिए, ये इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा था अभी 2-3 दिन से, लेकिन अब वापस से ठीक हो गया है। अब जो स्लाइड्स आएंगी वो इसी प्रकार की आएगी, बिल्कुल HD में आएगी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपको देखने में भी आसानी रहे। तो अगर अभी तक भी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखो 3 डॉट है, आपकी वीडियो चल रही है, यहाँ पर 3 डॉट है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। बहुत बार मुझे कमेंट करते हैं स्टूडेंट कि सर साफ नहीं दिख रहा। हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियरिटी पूरी है, फुल HD है, आपकी तरफ से ठीक करिए उसको। और यहाँ पर क्वालिटी आएगी, उस पर आप 360 पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको पूरा HD में दिखाई देगा। ठीक है, तो जीवाणुभोजी की खोज ई टीवार्थ ने की थी। इसकी संरचना ऐसी होती है, जीवाणुभोजी क्या करता है, जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। देखो कुछ स्लाइड्स में वापस से इंक्लूड करता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो क्वेश्चन पूछा है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए है हमारा वसा, ऑप्शन बी है हमारा प्रोटीन प्लस लिपिड, ऑप्शन सी है हमारा खनिज लवण और ऑप्शन डी है हमारा सेल्यूलोज। बताइए जल्दी से। देखिए ये संरचना है, किसकी संरचना है, कोशिका की संरचना है। और कोशिका के बाहर जो ये चीज दिख रही है, ये क्या होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसको सेल मेम्ब्रेन में बोलते हैं। देखिए जवाब जिसने प्रोटीन प्लस लिपिड दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और ये त्रिस्तरीय होता है। पहले प्रोटीन होता है, फिर लिपिड होता है, फिर वापस से प्रोटीन होता है। तो 3 स्तरीय 3 परतें होती हैं जो पूरी कोशिका झिल्ली का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्वेश्चन पूछा है कोशिका भित्ति, तो कोशिका झिल्ली तो हमेशा उसमें पाई जाएगी जंतु कोशिका में, और कोशिका भित्ति किस में पाई जाएगी, पादप कोशिका में। तो आपको बताना है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वसा, प्रोटीन प्लस लिपिड, खनिज लवण और सेल्यूलोज। बताइए जल्दी से, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। वापस से ये इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको कल से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जिसने जवाब दिया है सेल्यूलोज, बिल्कुल सही जवाब है। जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखिए ये कोशिका है, प्लांट सेल है, जिसको जंतु कोशिका कहते हैं। इसके बाहर देखिए ये मोटा सख्त आवरण दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोशिका भित्ति। क्या कहलाएगा, कोशिका भित्ति कहलाएगा। और ये बिल्कुल ठोस होता है, दृढ़ होता है, और क्या करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मकरंद या नेक्टर प्राप्त होता है। मकरंद या नेक्टर प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है हमारा पुष्प से, ऑप्शन बी है हमारा पत्ती से, ऑप्शन सी जड़ से और ऑप्शन डी तने से। बताइए जल्दी से, मकरंद या नेक्टर किससे प्राप्त होगा, पुष्प से, पत्ती से, जड़ से या फिर तने से। जिसने पुष्प जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती है, वो मकरंद लाती है पुष्प से जाकर, या नेक्टर लाती है, फिर छत्ते में लाकर फिर क्या करती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। और जो सबसे उच्च क्वालिटी का शहद होता है उसका कलर हमेशा सफ़ेद होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, सफ़ेद कलर का होता है, क्योंकि आज तक आपने सफ़ेद शहद देखा नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे और बुक्स में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप एक दिन बड़ी क्लास में आओगे, आपका सबका सिलेक्शन होगा। आपके सबके लिए मैं दुआ करूँगा। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और सिलेक्शन होने की अग्रिम शुभकामनाएं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं। उभयलिंगी पुष्प में पाए जाते हैं पुमंग व जायांग। ऑप्शन बी है हमारा पुंकेसर, ऑप्शन सी है हमारा भ्रूण, ऑप्शन डी है सिर्फ जायांग। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उभयलिंगी किस में पूछी जाती है आपसे, और उभयलिंगी पढ़ाया जाता है जब आपको पपीते के अंदर, एग्रीकल्चर में भी काम आएगा और बायोलॉजी में भी काम आएगा। तो बताइए जल्दी से, उभयलिंगी पुष्प में क्या क्या पाया जाता है, पुमंग व जायांग, पुंकेसर, भ्रूण या सिर्फ जायांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BHU में भी आया हुआ है। BHU में आज हालत बहुत खराब थी, स्टूडेंट बहुत कम थे। उभयलिंगी पुष्प में क्या पाया जाएगा, बताइए जल्दी से, पुमंग व जायांग, पुंकेसर, भ्रूण, सिर्फ जायांग। जिसने जवाब दीजिए जल्दी से। उभयलिंगी में जिसने जवाब दिया है पुमंग व जायांग, बिल्कुल सही जवाब है। जो उभयलिंगी होता है उसमें क्या पाया जाता है, पुमंग व जायांग दोनों पाए जाते हैं। अर्थात पुमंग का मतलब नर और जायांग का मतलब मादा, तो नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प में क्या होगा, नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे। वहां पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि नर व मादा भाग पाए जाएंगे तो उभयलिंगी के अंदर पाए जाएंगे। गायनोडायोसियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, गायनोडायोसियस। अगला सवाल देखिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूल गोभी में खाने योग्य भाग हैं, क्योंकि बायोलॉजी का क्वेश्चन है इसलिए पूछा है मैंने। फूल गोभी में खाने योग्य भाग हैं, ऑप्शन ए है हमारा फल, ऑप्शन बी है हमारा पुष्पक्रम, ऑप्शन सी है हमारा भ्रूणपोष और ऑप्शन डी है पत्तियां। बताइए जल्दी से, फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? फल, पुष्पक्रम, भ्रूणपोष या फिर पत्तियां, लीव्स। जवाब दीजिए ए बी सी डी। जिसने बी जवाब दिया है पुष्पक्रम, बिल्कुल सही जवाब है। जो फूल गोभी होती है उसका खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम होता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि फूल गोभी के कितने प्रकार होते हैं, सॉरी गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो गोभी वर्गीय सब्जियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है फूल गोभी, एक होता है पत्ता गोभी, एक होता है गांठ गोभी, एक होता है ब्रोकली जो फूल गोभी का ही जैसी होती है लेकिन कलर में हरी होती है और थोड़ी लंबी होती है, और एक लास्ट में होती है सेवोई जो पत्ता गोभी की जैसी होती है लेकिन इसका कलर होता है नीला बैंगनी। तो 5 प्रकार की गोभी होती हैं, आपने 3 प्रकार की ही पढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता करने वाले वैज्ञानिक थे। बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बीएचयू के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। बीएचयू में आया है, मेंडल के नियमों की पुनः खोजकर्ता करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए है हमारा ह्यूगो डी व्रीज, ऑप्शन बी है कार्ल लॉरेंस, ऑप्शन सी है एरिक वॉन शेरमक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका जवाब? जिसने जवाब दिया है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। पुनः खोजकर्ता करने वाले वैज्ञानिक थे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। बिना मृदा के सिर्फ पोषक तत्वों के जलीय घोल में पादपों को उगाना कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? बिना मृदा के, मिट्टी नहीं है, सिर्फ पोषक तत्वों का जलीय विलयन या जलीय घोल है, उसमें पौधों को उगाना कहलाता है। ऑप्शन ए है हमारा हाइड्रोपोनिक्स या हिड्रोपोनिक्स, ऑप्शन बी है हमारा वाटर कल्चर, ऑप्शन सी है हमारा एक्वाकल्चर और ऑप्शन डी है प्लांटोलॉजी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? बिना मृदा के सिर्फ पोषक तत्वों के जलीय घोल में पादपों को उगाना क्या कहलाता है? क्वेश्चन आया हुआ है बार बार इसी प्रकार का सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जॉब के लिए करवाए जाते हैं उनमें भी ये सवाल पूछा जाता है। साइंस सेक्टर के अंदर, साइंस में पूछा जाता है इस सवाल को। तो जिसने हाइड्रोपोनिक्स जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो हाइड्रोपोनिक्स होता है उसमें क्या करते हैं, पौधों के जलीय विलयन में हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं। आपने कभी अपने घर में लगाया होगा मनी प्लांट, उसको बोलते हैं। मनी प्लांट को क्या करते हैं, एक बोतल में पानी भरा, पानी भरने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, उसमें उसको सीधा डाल देते हैं और वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो वो भी एक हाइड्रोपोनिक्स का एग्जाम्पल हो सकता है या माना जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट है, केंद्रक के बाहर जालिकानुमा संरचना होती है जो कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन वापस देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, केंद्रक के बाहर जालिकानुमा संरचना होती है जो कोशिका को ढांचा और मजबूती प्रदान करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी तारककाय और ऑप्शन डी है हमारा सेंट्रोसोम। बताइए जल्दी से, केंद्रक के बाहर जालिकानुमा संरचना, जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है अंतःप्रद्रवी जालिका, बिल्कुल सही जवाब है। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है, एक नलिकानुमा संरचना होती है या जालिकानुमा संरचना होती है जो कोशिका को मजबूती प्रदान करती है, ढांचा प्रदान करती है और केंद्रक के बाहर होती है, केंद्रक के अंदर नहीं होती। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं, की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पोर्टर। पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है, केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला या पाए जाने वाली केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? बताना है आपको, बताइए जल्दी से। न्यूक्लियोलस की खोज, ऑप्शन ए है हमारा मिशर या एफ मिस्चर भी बोलते हैं इसको, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है हुकर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। बताइए केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रिका की खोज किसने की थी? मिशर, बेंथम, हुकर या रॉबर्ट हुक? ए, बी, सी या फिर डी? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला मिशर या एफ मिशर भी बोलते हैं इसको, उसने क्या किया था, उन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका क्या होती है? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली एक दृढ़ गोलाकार संरचना, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली एक दृढ़ गोलाकार संरचना जो केंद्रक द्रव में धसी हुई होती है, क्या कहलाती है?
कहलाती है वो केंद्रिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोशिका द्रव में धसी हुई गोल संरचना, कोशिका द्रव में धसी हुई गोल संरचना क्या कहलाती है, तो कोशिका द्रव में तो केंद्रक और केंद्रक द्रव में केंद्रिका। इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा वो, इसीलिए सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को दौड़ाइए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। ऑप्शन ए है हमारा विटामिन B1, ऑप्शन बी है हमारा विटामिन B2, ऑप्शन सी है हमारा विटामिन B3, ऑप्शन डी है हमारा विटामिन B12। बताइए किस विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होगा। क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया है। बताइए किस विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी रंग का होगा। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है B12 बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन B12 का जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, विटामिन B12 का जलीय विलयन हल्के गुलाबी रंग का होता है, हल्का गुलाबी रंग लिए होता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है, थ्रियोप्लास्टस का वर्गीकरण कहलाता है। जो थ्रियोप्लास्टस ने वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण किस प्रकार का था। ऑप्शन ए है हमारा प्राकृतिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी है हमारा कृत्रिम वर्गीकरण, ऑप्शन सी है हमारा जातिवृत्तीय वर्गीकरण और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, थ्रियोप्लास्टस का जो वर्गीकरण था वो किस प्रकार का वर्गीकरण था, प्राकृतिक, कृत्रिम, जातिवृत्तीय या फिर कोई नहीं। जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया है बी, बिल्कुल सही जवाब है कृत्रिम। मैं देख रहा हूँ लगातार कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है और कल मेरे पास शिकायत आई थी कि सर कुछ स्टूडेंट गाली निकालते हैं। तो अगर मुझे पता चल गया कि वो स्टूडेंट, उसने नाम भी बताया था, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसको मेरे अकाउंट से जाके ऐसा ब्लॉक करूँगा कि वो यूट्यूब कभी यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसी कोई हरकत नहीं नज़र आनी चाहिए, क्योंकि हम चैनल यूज़ करते हैं तो हमें स्पेसिफिक कुछ फीचर्स मिलते हैं। उन फीचर्स को मैं इस्तेमाल अगर करने लग गया तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मेरे को कमेंट बॉक्स में ऐसी गाली गलौज पसंद नहीं है, गाली गलौज नहीं करोगे। हाँ, बातचीत कर सकते हो आप, आपकी जो भी बात है वो आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाली नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट हैं काफ़ी सुधार है उनमें, काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है स्कोर, तो उनको सबको मैं कहना चाहूँगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, सशक्त बनाइए, हम आपके साथ हैं। इंपीरियल एग्रो क्लासेस हमेशा स्टूडेंट के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। तो इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दिया है कृत्रिम वर्गीकरण। जो थ्रियोप्लास्टस का वर्गीकरण था वो क्या था, कृत्रिम वर्गीकरण था, ठीक है। और जो उन्होंने वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था वनस्पति को। कितने भागों में, वनस्पति को 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया था, जिसमें शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 थे। कौन कौन से थे, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो 3 भाग हो गए, शाक, झाड़ी और वृक्ष को विभाजित किया था। तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि थ्रियोप्लास्टस के वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने उसको कितने भागों में विभाजित किया, या 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही माना जाएगा, या फिर शाक, झाड़ी, वृक्ष वाला सही माना जाएगा। तो इस यहाँ पर सभी प्रकार की नॉलेज दी जाती है आपको। देखिए अगला सवाल क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन सी 5 जून और ऑप्शन डी है हमारा 7 सितंबर। बताइए जल्दी से, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिसने जवाब दिया है 5 जून उनका सही है, और जिसने जवाब दिया है आज उनका भी सही है। तो आज क्या है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। अपने दिल से दिल पर हाथ रख के इस पर्यावरण को धन्यवाद बोलिए। ये पर्यावरण हमें जीवन प्रदान करता है, हमें बहुत सारी हानिकारक चीज़ों से बचाता है, हमें ऑक्सीजन देता है, जीवन प्रदान करता है, खाने के लिए वनस्पति देता है। तो पर्यावरण को एक बार दिल से धन्यवाद दीजिए कि वो हमें जिंदगी दे रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है। तो ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस कब है, 5 जून को है, और आज के दिन 5 जून के दिन ही मैंने ये सवाल आपको बताया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का दूसरा नाम है। विटामिन ई का दूसरा नाम बताना है आपको, कैल्सीफेरोल, टिकोफेरोल, कोबाल्ट तत्व या कोई नहीं। विटामिन ई का दूसरा नाम बताना है आपको, कैल्सीफेरोल, टिकोफेरोल, कोबाल्ट तत्व या कोई नहीं। एक ना एक विटामिन का आपको दूसरा नाम या केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम पूछा जाएगा, बिल्कुल श्योर पूछा जाएगा आपसे।
क्योंकि 80% तो आपसे वो पूछ लेता है या तो विटामिन बी का या फिर पूछ लेता है आपसे वो विटामिन सी का। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन के अलग अलग फॉर्म है, तो विटामिन B1 के आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। और विटामिन ई का जिसने टिकोफेरोल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन ई होता है वो किससे होता है, विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो क्या है, टिकोफेरोल है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 का दूसरा नाम बताना है आपको। विटामिन B12 का दूसरा नाम थायमीन, कैल्सीफेरोल, टिकोफेरोल या साइनोकोबालेमीन। बताइए विटामिन B12 का दूसरा नाम थायमीन, कैल्सीफेरोल, टिकोफेरोल या साइनोकोबालेमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों की तैयारी अच्छी हो गई है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं सिलेक्शन की। जिसने साइनोकोबालेमीन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। साइनोकोबालेमीन बिल्कुल सही जवाब है। जो विटामिन B12 होता है उसका दूसरा नाम क्या है, साइनोकोबालेमीन होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है परागकण है या पोलन ग्रेन्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में, क्या क्या है, अपूर्ण विकसित भ्रूण, थोड़ा भ्रूण गलत प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। अपूर्ण विकसित नर युग्मक, ऑप्शन सी है हमारा मात्र कोशिका और ऑप्शन डी है नर शुक्राणु। बताइए परागकण क्या है, अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्मक, मात्र कोशिका या नर शुक्राणु। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, और जिसने डी जवाब दिया है उनका जवाब नर तक ठीक है लेकिन शुक्राणु नहीं है, तो नर शुक्राणु ये गलत जवाब है। अपूर्ण विकसित नर युग्मक, तो परागकण क्या कहलाएगा, परागकण कहलाएगा अपूर्ण विकसित नर युग्मक। परागकण अपूर्ण विकसित नर युग्मक होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट है एक पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड सवाल है, पूछा जाता है। एक पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पुमंग, जायांग, पुमंग व जायांग, ऑप्शन बी है दलपुंज, ऑप्शन सी है बाय दलपुंज और ऑप्शन डी है हमारा ABC तीनों, यानी पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाय दलपुंज। बताइए एक पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पूर्ण पुष्प में जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, और जिसका ए जवाब है उनका गलत है। एक पूर्ण पुष्प में क्या क्या पाया जाएगा, पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाय दलपुंज, ये चारों चक्र जो होते हैं ये चारों चक्र ही पाए जाते हैं। तो एक पूर्ण पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाएंगे, पुमंग, जायांग, दलपुंज और बाय दलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा साउंड पोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोमिक्सिस कहलाता है, ये भी रिपीटेड वाला सवाल है। आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। एपोमिक्सिस कहलाता है बगैर लिंगी जनन के भ्रूण निर्माण करना, लिंगी जनन से भ्रूण निर्माण करना, भ्रूणपोष निर्माण या कोई नहीं। बताइए जल्दी से क्या होगा, एपोमिक्सिस की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, A, B, C या D। बगैर लिंगी जनन के भ्रूण निर्माण, लिंगी जनन से भ्रूण निर्माण, भ्रूणपोष निर्माण या कोई नहीं। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बगैर लिंगी जनन के भ्रूण निर्माण, बिल्कुल सही जवाब है। जो एपोमिक्सिस होता है उसका मतलब क्या होता है, बगैर लिंग के या बगैर जनन के ही भ्रूण का जब निर्माण हो जाता है तो वो क्रिया एपोमिक्सिस कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, वहाँ पर आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भ्रूण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, वहाँ पूछा जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी बताना है कवक, भ्रूण, जीवाणु या वायरस। अभी तक जिन्होंने नहीं सुना तो सुन के तो सही आंसर दे सकते हो आप, अभी मैंने आंसर भी बोला था इसका। बताइए एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा। जिसने जवाब दिया है भ्रूण का, बिल्कुल सही जवाब है। जो एम्ब्रियो होता है वो भ्रूण कहलाता है, तो भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी किसकी शाखा है, क्या करेंगे उसमें हम भ्रूण का अध्ययन करेंगे। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है हमारा कार्ल सी बेंडा, ऑप्शन बी है कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी है बेंथम और ऑप्शन डी है हमारा हुकर। बताइए सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कार्ल सी बेंडा, कार्ल लिनियस, बेंथम और हुकर। जिसने जवाब दिया है कॉर्ल लिनियस, बिल्कुल सही जवाब है। जो कॉर्ल लिनियस थे उन्होंने वर्गीकरण किया था
और वर्गीकरण में उन्होंने जो अपनी रिसर्च, पूरी रिसर्च थी वो किस में लिखी थी? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में लिखी थी और ये पुस्तक आज भी म्यूजियम में सुरक्षित रूप से रखी हुई है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्रोमेटिन जाल कौन सा कोशिकांग में पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल कौन से कोशिकांग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा केंद्रक, ऑप्शन बी है हरितलवक, ऑप्शन सी है हमारा रिक्तिका और ऑप्शन डी है सेंट्रोसोम। बताइए क्रोमेटिन जाल कौन से कोशिकांग में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जाल बताना है आपको। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है केंद्रक, बिल्कुल सही जवाब है। जो क्रोमेटिन जाल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? क्रोमेटिन जाल पाया जाता है केंद्रक के अंदर। और क्रोमेटिन जाल के ऊपर क्या होते हैं? क्रोमेटिन जाल के ऊपर डीएनए लगे होते हैं और डीएनए का काम क्या होता है? आनुवांशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना या स्थानांतरित करना या फिर ट्रांसफर करना। तो क्रोमेटिन जाल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? केंद्रक, हरितलवक, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम? बताइए जल्दी से, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा? केंद्रक, हरितलवक, रिक्तिका या सेंट्रोसोम? बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, सबके जवाब सही आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी कल या परसों से आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगी सारी टेस्ट सीरीज, बहुत जल्दी टॉपिक वाइज मिलेगी। बहुत ही जल्दी अपना चैनल भी एक नई उपलब्धि हासिल करने वाला है, लेकिन बहुत 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो उपलब्धि थोड़ी रुकी हुई है। जवाब जिसने दिया है सेंट्रोसोम, बिल्कुल सही जवाब है। जो कोशिका है, पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? जो पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है। पादप कोशिका होती है हमारी, उसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्राकृतिक वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था बताना है आपको। ऑप्शन ए है हमारा एल डी जीसू, ऑप्शन बी है हमारा बेंथम और ऑप्शन सी है हमारा हुकर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जिसने अभी तक बेंथम और हुकर ही पढ़ा है, जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स है उसमें एल डी जीसू भी दिया गया है, तो अगर तीनों पढ़ा है तो अच्छी बात है, 2 पढ़ा है तो 3 भी होते हैं। तो जवाब दीजिए, वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? जिसने उपरोक्त सभी जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो प्राकृतिक वर्गीकरण का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट थे वो 3 वैज्ञानिक थे, एल डी जीसू, बेंथम और हुकर। अगला सवाल देखिए क्या कहलाता है या क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीज का आवरण कौन सा भाग बनाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है, निषेचन के पश्चात बीज का आवरण कौन सा भाग बनाता है? जवाब दीजिए, निषेचन के पश्चात बीज का आवरण कौन सा भाग बनाता है? भ्रूण कोश, अपूर्ण भ्रूण, अध्यावरण या बीजांड? निषेचन के पश्चात बीज का आवरण कौन सा भाग बनाता है? जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जो बीज का आवरण बनता है वो अध्यावरण ही बीज का आवरण बनाता है। जो अध्यावरण होता है वो ही उसको, भ्रूण को कवर कर लेता है और कवर करने के बाद में उसका आवरण बन जाता है और वो बीजावरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार के क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो सारे ही क्वेश्चन धमाकेदार थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो नए बच्चे हैं वो कमेंट करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।